नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार। आईएफपीए द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम के 1179वें दिवस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज की इस गरिमा में वेबिनार में हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होम्योपैथ डॉक्टर राजेश गुप्ता, एमडी होम्योपैथी से इन्होंने एमडी किया है, वो हमारे बीच उपस्थित है। डॉक्टर राजेश गुप्ता पिछले 25 वर्षों से होम्योपैथी के क्षेत्र में समर्पित भाव से चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। वे वर्तमान में एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के इंटरनेशनल ट्रेजरर तथा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर आसीन है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं भोपाल में उनके प्रतिष्ठित क्लिनिकल संचालित हैं, जहां वे हजारों रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक होम्योपैथिक सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। Am I audible, sir? Dr. Rajesh sir, am I audible? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, okay, sir. हाल ही में वर्ष 2025 में उन्होंने नीदरलैंड में आयोजित LMHI कॉन्फ्रेंस में अपने शोध पर कार्य प्रस्तुत कर रहे भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कोलंबिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, इक्वाडोर, इटली, जर्मनी, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड एवं मलेशिया सहित अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता की प्रदान की है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य है 2002 में उन्हें ग्वालियर गौरव अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 2007 में एफएम होम्यो अवार्ड भी इन्हें प्रदान किया गया है। 2008 में कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स अवार्ड, हैनीमन अवार्ड, दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथी। 2009 में फेलोशिप फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी मलेशिया। 2010 में आयुष रत्न अवार्ड। 2021 कोरोना वॉरियर अवार्ड। 2022 हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड। 2023 ध्यानचंद अवार्ड। 2025 में डॉक्टर केंट मेमोरियल अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। डॉक्टर राजेश गुप्ता न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं, बल्कि सामाजिक दायित्व के भी प्रति अत्यंत सजग है। उन्होंने समय समय पर अनेक निःशुल्क होम्योपैथिक शिविरों का आयोजन किया है तथा पिछले 4 वर्षों से लगातार ग्वालियर ट्रेड फेयर में निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। आज हम सभी उनके अनुभव, शोध, दृष्टिकोण एवं होम्योपैथी के प्रति उनके समर्पण से लाभान्वित होंगे। आइए हम सब मिलकर उनका हार्दिक स्वागत करें। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, आपका इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का विषय है इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी इन स्पोर्ट्स इंजरी। तो डॉक्टर, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। जी जी। तो मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूं कि जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग ऐसा मान के चलते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत देर से काम करती है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में अगर कोई भी एक्यूट केस आता है या कोई आकस्मिक एकदम से कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसमें इलाज संभव नहीं हो पाता, हमको सीधे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने होम्योपैथी में काफी लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं और मैंने ऐसा देखा है कि कई बार पेशेंट्स की जब हड्डी भी टूट जाती है तो उनको चूंकि होम्योपैथी पे इतना भरोसा होता है कि वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ना जाते हुए भी, मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था, लगभग उसकी एज 12 से 14 साल की थी और उसको, वो मेरा पेशेंट था, उसको मैं टॉन्सिल का या किसी दूसरी बीमारी का इलाज करता था। उनकी एंटायर फैमिली मेरे से इतना प्रसन्न थी, होम्योपैथी से इतना प्रसन्न थी। एक दिन वो गिर गया कहीं और उसको चोट लग गई और पता पड़ा उसका एक हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास आसपास गए, उन्होंने एक्सरे कराया, उसमें मतलब प्रॉपरली जो है ना फ्रैक्चर शो हो रहा था। लेकिन उनका विश्वास होम्योपैथी में इतना था कि वो सीधा उसको बच्चे को लेके मेरे पास आए। जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये हड्डी टूट गई है और इसका इलाज हम तो आपसे कराएंगे, तो देखिए मैंने उसमें क्या किया, मैंने हैनीमैन के
प्रिंसिपल्स को भी उसमें ध्यान में रखते हुए उसको मैंने एकदम से ये नहीं कहा कि नहीं आपका सारा काम मैं ही कर दूंगा। मैंने उनको तुरंत सबसे पहले एंटी इंजरी जो भी दवाई हो सकती है उस समय मैंने उनको 1 डोज अर्निका का खिलाया। मैंने कि फिलहाल तो ये दवाई आप खा लीजिए, और मैंने उनको एडवाइज किया कि आप एक बार इसको देखिए। जो मैकेनिकल जो काम है, जो सर्जरी का जो काम है, जो चीर फाड़ का या एक टेक्निकल काम है, देखिए वो टेक्निकल बंदे से ही कराना होता है। तो मैंने उनसे कहा मैंने आप इसको कुछ मत करिए, सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाके और इसको जो भी वो प्लास्टर की सलाह देता है या जैसे भी उसको सेट करता है एक बार सेट कर लीजिए। उसके बाद में मैंने कि आप फिर तुरंत लौट के मेरे पास आइए। तो मैंने कि आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। और मैंने उस बच्चे को जो भी फिर आगे की दवाइयां जो हड्डी जोड़ने के लिए हमारे होम्योपैथी में जो भी अच्छी से अच्छी दवाइयां हो सकती हैं तो वो दवाइयां मैंने स्टार्ट करी। तो मुझे अच्छे से याद है कि जो काम उसका 3 महीने में होता या 4 महीने में होता वो उसका 1 महीने के अंदर हो गया। उसकी हड्डी बहुत जल्दी जुड़ गई, उसकी जो परेशानियां थी, स्वेलिंग थी, दर्द था, मतलब काफी जल्दी उसको आराम मिल गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि होम्योपैथी में भी एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए भी, इंजरी जो खिलाड़ियों को खेलते समय एकदम से अचानक कुछ कुछ इंजरियां हो जाती हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके की इंजरियां आजकल खिलाड़ियों में होती हैं। देखिए मैं जो प्रैक्टिस करता हूं, मेरा जो क्लिनिक है वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। और हमारे यहाँ ग्वालियर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, जो कि एशिया का नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी बाहर से भी आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आते हैं। तो कहीं ये कॉलेज है ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके के केसेस मुझे ट्रीट करने के लिए काफी मिलते हैं। तो मैंने उनमें काफी ट्रीटमेंट किया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स मैंने उसमें पाए मैंने। तो मैं आपको और आगे के बताता हूँ किस तरीके की इंजरी देखने को मिलती है। देखिए जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी किसी तरीके की कोई चोट लग जाती है, बार बार चोट लगती है, तो उसकी वजह से जो इंजरी होती है, जो खिलाड़ियों में खेलते समय कई बार स्ट्रेस बार बार होता है, उसकी वजह से जो इंजरी होती है वो स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आती है। और इस तरीके की जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है ये कहीं ना कहीं हमारी बोन्स को भी इफेक्ट कर सकती हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं उसको भी इंजरी कर सकती हैं, लिगामेंट्स होते हैं उनको इंजरी कर सकती है, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं। तो हर तरीके से किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी पार्ट में किसी ना किसी मसल्स इंजरी, बोन्स, मतलब एनी टाइप ऑफ इंजरी का सफर पेशेंट हो सकता है। इसमें से अगर बात करें तो कई सारी जो ऐसी इंजरी हैं जिनको कि अपन अगर प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेनिंग दें खिलाड़ी को या जो भी है बंदा, और उसको प्रॉपर अपन सलाह दें, तो अपन कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं उनको अपन एक सलाह से या अच्छी सलाह देने से भी उनको अपन रोक सकते हैं। और आगे की बात, दूसरा हमेशा हमें जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको हमें ये बताना होता है, जैसे कि कभी भी अगर वो किसी भी खेल के लिए खेलने जा रहे हैं तो उसके पहले उन्हें प्रॉपर तरीके से वार्मिंग करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो हो सकता है कि उस इंजरी से बच सकते हैं, और नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंजरी का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि कोई एकदम से सो के उठा सुबह ही सुबह और उसने एकदम से पहना और शूज और चल दिया, एकदम से दौड़ लगा दी, तो क्या है पूरी रात से वो बच्चे बंदा रिलैक्स है, उसकी सारी मसल्स रिलैक्सेशन में है, और एकदम से जब वो गए तो वो कहीं ना कहीं उनको एकदम से मसल्स में स्ट्रेस आ सकता है, स्प्रेन आ सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले कभी भी खेलने के पहले हमेशा प्रॉपर एक्सरसाइज, वार्मिंग अप जो भी है, स्ट्रेचिंग वगैरह प्रॉपर करना बहुत आवश्यक है। स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात करें तो कई तरीके की इंजरी होती हैं, जैसे स्प्रेन्स हो सकता है, स्टेन्स हो सकते हैं, कंट्यूजन्स होते हैं, नी इंजरीज भी होती हैं, मसल्स में स्वेलिंग्स भी आ जाती हैं, हमारे जो टेंडन्स हैं, एक्लेस टेंडन्स हैं, वो भी कई बार इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी सिन बोन है उसमें भी कई बार इंजरी होती है, और फ्रैक्चर्स भी होते हैं और डिसलोकेशंस भी होते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग तरीके की इंजरीज हमारे अलग अलग पार्ट में देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में। बात करते हैं कंट्यूजन्स की, तो
कंट्यूजन लाइक जैसे ब्रूस इन एन इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब जैसे मान के चलो आप किसी भी, आप इस फोटो के द्वारा भी देख सकते हैं, जैसे किसी को एकदम से ब्लंट कुछ भी ऐसे कोई एकदम से चोट लगी, तो इस तरीके से आप देखिए इसके फेस से पता कर सकते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। जो हिस्सा जहाँ स्वेलिंग होती है, जहाँ चोट लगती है, वो एकदम से लाल पड़ता है और उसका एकदम से नीला पड़ जाता है, और एक अलग तरीके की स्वेलिंग भी वहां पे और एक डिस्कलरेशन टाइप का देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें कि ऐसी स्थिति में हमें उसको क्या सलाह देना चाहिए, मेडिसिन तो बाद में दी जाती है, उसके पहले हम उसको क्या सलाह दें, तो इसमें सबसे बेस्ट है राइस। राइस मतलब जो खाने वाला राइस नहीं, बल्कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। स्प्रेन के बारे में करें बात, तो ये एक ऐसा स्प्रेन, मतलब इस तरीके की इंजरी होती है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो पैर वैर कहीं ट्विस्ट हो जाता है, तो उससे हमारा कई बार लिगामेंट रप्चर हो जाता है, लिगामेंट टियर हो जाता है, तो वो स्प्रेन की कैटेगरी में आता है। तो कई बार खेलते समय कहीं वॉलीबॉल या फुटबॉल वगैरह खेलते समय कभी घुटना ट्विस्ट हो जाता है, कभी एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो इस तरीके का स्प्रेन देखने को मिलता है। इसमें भी अगर बात करें ट्रीटमेंट में, तो सबसे पहले प्राइमरी रूप से हम इसमें भी रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इसके बाद स्टील की बात करें, ये भी एक इस प्रकार की एक मसल्स इंजरी होती है, और टेंडन की इंजरी भी हो सकती है। ये भी कई बार जब हम कुछ भी खेल खेलते हैं, तो उसमें कुछ जरूरत से ज्यादा फोर्स उसमें अपन यूज कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा उसमें ताकत लगा देते हैं, और हमारा शरीर उसको नहीं झेल पाता, हमारा जो भी ऑर्गन है उसको नहीं झेल पाते, तो उसकी वजह से भी कई बार इंजरी होती है। इसमें भी अगर बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में अपन को ये सेम चीज जो राइस मैंने बताया, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अब बात करते हैं हम, दो टाइप की इंजरीज देखने को मिलती है, एक होती है एक्यूट इंजरी और एक होती है क्रॉनिक इंजरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट इंजरीज। एक्यूट इंजरीज कौन सी होती हैं? जो एकदम से सडन, एकदम से खेलते खेलते और एकदम से कुछ भी एक्सरसाइज करते करते आपको कोई स्प्रेन आ गया, और कहीं फ्रैक्चर हो गया, या मतलब इस तरीके से एकदम से अपन गेम खेल रहे हैं और अचानक से एकदम से कहीं गिर गए और हड्डी टूट गई, एकदम से कोई टेंडन रप्चर हो गया, तो इस तरीके की जो इंजरीज आती हैं, तो इसको अपन एक्यूट इंजरीज की श्रेणी में देखते हैं। और कई बार एकदम से एक ही पैर पे ज्यादा वेट ले लिया, उसकी वजह से कई बार नी या एंकल और फुट में कोई इंजरी आती है ना, एंड ऐसी कहीं आर्म्स में, एल्बो में, रिस्ट जॉइंट्स में, हैंड्स में, फिंगर्स में, इस तरीके की इंजरीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं क्रॉनिक इंजरीज की। क्रॉनिक इंजरीज क्या होती हैं? हैपन्स आफ्टर यू प्ले स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम, साइन ऑफ ए क्रॉनिक इंजरी। मतलब जब अपन कोई भी गेम खेल रहे होते हैं या कुछ भी होता है, तो एकदम से अचानक कहीं पेन का एहसास होता है, या अपन कहीं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तब अपन को ऐसा लगता है कि कहीं दर्द हो रहा है, या कहीं रेस्ट करते समय भी कहीं दर्द या स्वेलिंग महसूस होती है। तो ये कई बार क्या होता है, जब अपन को कहीं पुरानी चोट होती है, जो कि उस समय अपन को नहीं पता होता है, लेकिन जब हम किसी गेम को खेलने के लिए जाते हैं और उस समय अपन को एकदम से एहसास होता है कि यार पेन हो रहा है या कोई, तब समझ में आता है कि नहीं, ये किसी ओल्ड या फिर क्रॉनिक इंजरी का ये एक सिम्टम्स है। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है, तो इनको अपन क्रॉनिक इंजरी की श्रेणी में मानते हैं। कई बार हेड इंजरी देखने को मिलती है, फेशियल इंजरीज देखने को मिलती हैं। हेड इंजरीज में कई बार कंकशन होता है, हेडेक्स वगैरह जब कई बार देखने को मिलता है, तो ये कई बार ओल्ड और एक्यूट हेड इंजरी में भी, और ओल्ड जो केस होते हैं हेड इंजरी के, उसमें इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात आती है अपर बैक एंड नेक की इंजरी। इसमें नेक पेन है, और विप्लेस इंजरी है, स्कमर्स डिसीज है। स्कर्व्स डिसीज जो होती है, जो जैसे कई बार बच्चों का आपने देखा होगा, कई बार जो पोस्चर्स ठीक नहीं रखते हैं, ऐसे आगे की तरफ बैठे रहते हैं, उसी तरह पढ़ाई करते रहते हैं, तो पीछे देखते हैं आप एक कीपोसिस टाइप का निकल जाता है, उस तरीके का देखने को मिलता है। और विप्लेस का भी बारे में बताएं, तो ये भी एक तरीके से नेक पेन टाइप का ही होता है, जो कि कहीं ना कहीं हेड से कई बार प्रेशर की वजह से इस तरीके की इंजरी डेवलप होती है। और कई बार हमारा जो सर्वाइकल पोस्चर है वो ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से भी ये चीज देखने को मिलती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती है ना। शोल्डर इंजरी आजकल इट इज अ वेरी कॉमन, मतलब शोल्डर का जो आजकल है, आजकल फ्रोजन शोल्डर ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कई बार खेलते खेलते कई बार डिसलोकेशन हो जाता है शोल्डर का, एसी जॉइंट इंजरी हो जाती है,
इम्पिंगमेंट सिंड्रोम्स हैं, फ्रोजन शोल्डर आजकल जाम हो जाता है, डायबिटीज के केसेस में भी बहुत देखने को मिलता है। रोटेटर कफ मसल, जिसमें कि मतलब पूरी तरीके से अपन हैंड का मूवमेंट नहीं कर पाते, रोटेटर कफ मसल्स भी इसमें एक तरह से फ्री हो जाती है। तो इस तरीके की इंजरी देखने को मिलती है। डेल्टोइड मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है, तो हाथ उठाना, ये सब चीजें, स्टेनोक्लेविकुलर डिसलोकेशंस भी हो जाते हैं, विंग्स स्कैपुला, तो ये सारी शोल्डर्स के ही अलग अलग तरीके की इंजरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एल्बो जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट्स में अभी कई बार आपने देखा, जो टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं, आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, तो टेनिस के जो लोग खेलते हैं ज्यादा, उनमें ये टेनिस एल्बो प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छी दवाई हमारे यहाँ होती है इसमें, रूटा ब्रायनिया, ये सब चीजें, और हम आगे भी डिस्कस करेंगे। गोल्फर्स एल्बो होता है, स्टूडेंट्स एल्बो भी होता है, जो ज्यादा टेबल पे जो पढ़ाई लिखाई के जो ज्यादा काम करते हैं, तो लिखने से भी कई बार ये एल्बो वाला प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट्स को भी देखने को मिलता है। और हाइपर एक्सटेंशन इंजरी। इसके बाद बात करते हैं अपन रिस्ट में किस तरीके की इंजरीज होती हैं। तो आजकल बहुत लोगों को देखने को मिलता है रिस्ट में ये कार्पल टूनियल सिंड्रोम होता है, जिसमें पर्टिकुलर जो अपना जो एक थंब जो होता है, तो थंब में पेन आता है इसके अंदर, और ये पूरा फिर मतलब लिखने में या कुछ भी काम करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कार्पल टूनियल सिंड्रोम बहुत देखने को मिलता है। रूटा इसकी बहुत अच्छी दवाई है, रूटा से बड़ा लाभ मिलता है, पेरिगम भी इसमें बहुत अच्छी दवाई है। रिस्ट बर्साइटिस है, फ्रैक्चर्स के फोइड है, मेटाकार्पल फ्रैक्चर्स हैं, स्प्रेन्ड थम्स, डिक्वेरवेंस, टेनोसाइनोवाइटिस। बात करते हैं बैक में। बैक में भी कई इंजरीज, कई तरीके की इंजरी देखने को मिलती हैं। कॉमन बैक पेन कॉजेस स्लिप डिस्क, बहुत कॉमन आजकल हम दिन भर देख रहे हैं, इस तरीके के बहुत कुछ केसेस आप देखने में आते हैं। कहीं ना कहीं वजन उठा लिया, कहीं जैसे हॉकी हॉकी के खिलाड़ी है, धोखे एकदम से खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एकदम से शॉट लगाया तो एकदम से ट्विस्ट हो जाता है, उसमें डिस्क स्लिप हो जाती है, उसकी वजह से भी इस तरीके की इंजरी देखने को मिलती है। इवन देन सेक्रोलियक जॉइंट्स पेन भी होते हैं, फेसेट जॉइंट पेन होते हैं, कॉकिक पेन होते हैं, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, पूरा हिस्सा एकदम से आगे तो झुक जाता है, मसल्स में भी स्ट्रेन आ जाता है। तो इस तरीके की बैक इंजरीज भी काफी नोटिस में आती है। थाइज में अभी कई तरीके की इंजरीज देखने को मिलती हैं, आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं आप। थाइज में पेन आ जाता है, बैक ऑफ द थाइज पुल्ड, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं, डेड लेग्स हैं, कंट्यूजन है, टाइट हैमस्ट्रिंग्स मतलब काफी स्टिफनेस आ जाती है। फ्रंट ऑफ द थाइज में भी पेन आ जाता है, थाइज में काफी स्ट्रेन होता है, तो उसकी वजह से काफी ग्रोइन पेन, कंट्यूजन भी कई बार बन जाता है, कई बार हर्निएशन भी होता है, और कई बार रिमर्स ग्रोइन के नाम से भी इसको जानते हैं। अलग अलग तरीके से इंजरीज देखने को मिलती है। इसके बाद जो मेन हमारा पार्ट है, घुटना, नी। नी की आजकल बहुत समस्या लोगों को देखने को मिलती है, तो नी में भी अलग अलग तरीके की कई सारी इंजरीज हैं, थोड़ा सा यहाँ क्लासिफाइड किया हुआ है अपन ने। नी जॉइंट में जैसे एसीएल लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूसिपीसी, पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट, ये सारे इंजरीज इसमें देखने को मिलती हैं। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उस हिसाब से इसको प्रिकॉशंस और इसकी दवाइयां भी देती हैं। इसी तरीके से एंटीरियर फ्रंट इंजरीज होती है, इसमें जंपर्स नी, पटेला टेंडोनाइटिस हो जाती है, ओसगुड सटर्स डिसीज, पटेलोफॉर्म पेन सिंड्रोम, अलग अलग तरीके से कई सारी चीजें देखने को मिलती है। मेडिकल मीडियल इनसाइड इंजरीज होती हैं, जो मीडियल कार्टिलेज मेनिस्कस इंजरी, जो एक लिगामेंट होता है मेनिस्कस, कई बार वो टियर हो जाता है, तो मीडियल लिगामेंट स्प्रेन भी हो जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस के जो चेंजेस आते हैं नी के अंदर, तो वो भी आजकल बहुत समस्या, आजकल इस फैक्टर भी उसमें काफी मायने रखता है। साइनोवियल पिलिका, पटेला पिलिका, ये मतलब नी से संबंधित आजकल बहुत समस्याएं हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें बड़ी कॉमन है और बहुत सारी रेयर हैं, जो जनरली देखने को नहीं भी मिलती हैं। तो होम्योपैथी में तो सिम्टम्स के हिसाब से काम करना है हमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद में नी की इंजरीज और भी अपन बात करते हैं, तो इलियोटिबियल बेंड फ्रिक्शन सिंड्रोम है, पेटेलो फीमोरल इंस्टेबिलिटी है, लेटरल कार्टिलेज इंजरी है, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी जो मैंने बताई आपको, बेकर सिस्ट, हैमस्ट्रिंग टेंडन स्ट्रेन। देखिए मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट पेशेंट के बारे में बताता हूँ। ये बेकर सिस्ट का मेरे पास अभी लगभग लगभग 3-4 महीने पहले ही एक केस मैंने इसका ट्रीट किया था। जब वो बेकर सिस्ट की हिस्ट्री लेके मेरे पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह एमआरआई वगैरह लेके आए, तो बेकर सिस्ट
एक तरह से देखा जाए तो इस तरीके के केसेस होम्योपैथी में कम ही देखने को मिलते हैं। तो मेरे को मेरी हिस्ट्री में इस नाम से पहली बारी मेरे पास वो दिखाने आए, और उनको जो भी जिनको उन्होंने दिखाया था, ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह जिसको भी दिखाया था, तो दे सजेस्टेड सर्जरी कि आप इसकी सर्जरी कराइए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वो पेशेंट चूंकि हमारी होम्योपैथी में ही अक्सर हमारे पास आया करते थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि इसको आप दवा से ठीक करें। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं अपन। मैंने उसकी थोड़ा सा देखा बेकर्स के बारे में, और मैंने कुछ नहीं, उसको सिंपली मैंने कहा आप 1-2 महीने देखिए, अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो आप इसको कंटिन्यू करिए, और अदरवाइज देखेंगे, नहीं तो फिर सर्जरी तो बाद में है। लेकिन देखिए, आपके होम्योपैथी स्टार्ट करी मैंने, तो उनको 1 महीने के बाद ही उसको 50 से 60% उसमें रिलीफ दिखने लगा, और पेशेंट ने कंटिन्यू 3-4 महीने 5 महीने करीब दवाई चली। अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, 1 आध महीने का और बकाया है हम लोगों का। मैंने 6 महीने का उनको बोला था। आज की डेट में उन्होंने दोबारा जांच भी करा ली, सब कुछ करा लिया। नाउ ही इज, मतलब लेडीज पेशेंट है, शी इज फुली रिकवर्ड। अब वो सिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसमें मैंने जो अपने क्लिनिक पे जो दवा इनको दी थी, 2-3 दवाइयां इसमें मैंने चलाई हैं। मैंने इसको बेरेटा कार्ब, क्योंकि जो छूने से जब मैंने देखा तो इट वाज, मतलब थोड़ा सॉफ्ट नेचर में थी, तो मैंने उसको एक बारी बेरेटा कार्ब से शुरू किया था करके, फ्लोर भी बीच में चलाई 50 मिलीसीमन में, और बीच में एक आध बार मैंने उसको कोनियम मैकेनिकम भी उसमें यूज किया। तो ये 3-4 दवाइयों का एक ऐसा ग्रुप था, और 1,00,000% वो पेशेंट अभी ठीक है। वो उसके जो हस्बैंड है वो काफी बड़ा कुछ एक मीडिया में है, वो बड़ा एक चैनल भी है, दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, और वो इतने खुश हुए कि देखिए होम्योपैथी में भी इलाज है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, और दावे के साथ कह सकता हूँ, कि यदि हमारा ट्रीटमेंट करने का इरादा सही है, और हम अगर ट्रांसपेरेंट रूप से काम कर रहे हैं, और किसी केस को अगर हम एज ए चैलेंज लेते हैं, तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी सर्जरी और बड़े से बड़े बीमारी को बिना किसी सर्जरी के भी ठीक करने की ताकत रखती है। तो उसका नाम है होम्योपैथी। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इंजरी पे बहुत काम किया है, काफी केसेस भी ठीक किए हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक्यूट पटेला इंजरी, पटेला डिसलोकेशन, पटेला टेंडन, ये सब चीजें हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, टेंडन में एक्लेस टेंडन का भी केस था। मैं चलो केस के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा पहले आगे बढ़ते हैं। एक्लेस टेंडन का मैं नोट करता हूँ, आपको बताऊंगा। ये केस भी बहुत अच्छा ठीक हुआ था। और मैं कुछ चीजें आपको पर्सनल रेसिपी शेयर करूंगा, जो कई बार हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं, होम्योपैथी में कई बार एक दवाई नहीं देनी, 2 दवाई नहीं देनी है, और एक ही दवाई देनी है। लेकिन कई बार हमको बियॉन्ड द प्रिंसिपल्स भी जाना पड़ जाता है। आप लोग को मैं फोरम पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सत्य बात बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ गलत बात नहीं कर रहा। कि कई बार हम हमारा कुछ अपना पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है, या हम पर्सनल जो काम कर रहे हैं कई बार अपनी अपनी क्लिनिक्स में, तो अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, और अपनी अपनी जो प्रिस्क्राइब जो करते हैं मेडिसिन वगैरह, या हमारा जो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो काम करता है। तो मेरे ख्याल से हमें वो बिल्कुल जो सत्य बात है वो भी एक दूसरे के साथ में शेयर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर हेनीमैन जी ने जो जो चीजें रिसर्च करी थी, जो जो प्रिंसिपल्स पे काम किया है, वो अपने आप में बिल्कुल प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिनेरियो है चेंज्ड। अब आज हम जिस पॉल्यूशन में बैठे हैं, जिस सिंड्रोम में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे मिक्स सिंड्रोम है, मियाज में भी मिक्स हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ थोड़ा सा हटके भी कई बार काम करना पड़ता है, और हमको उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल और प्रमाणित रूप से कह सकता हूँ, एविडेंस बेस्ड रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको भी शेयर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो कई बार लोअर लेग इंजरीज भी देखने को मिलती हैं। इसमें भी जैसे देखें तो ये जो सिन पेन, सिन स्प्लिंट्स, एंटीरियर कपार्टम इंजरी सिंड्रोम, और एंकल में भी कई बार स्प्रेन वगैरह है, फुटबॉलर्स में एंकल इंजरीज होती हैं, देखने को मिलती हैं। टार्सल टूनियल सिंड्रोम्स भी देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया था आपको एक्लिस टेंडन इंजरी। एक्लिस टेंडन टेंडन इंजरी का मैं आपको बिल्कुल लाइव केसेस, जो कि एक दिल्ली की हमारी पेशेंट थी, यहाँ ग्वालियर में पोस्टेड थी, इनकम टैक्स कमिश्नर थी यहाँ ग्वालियर में, बाद में चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स बनी नोएडा से, वहां से रिटायर हुई। उस समय उनकी पोस्टिंग ग्वालियर में थी, और वो अपने दिल्ली विजिट पे गई थी घर में। उनको वॉशरूम में वो फिसल गई। फिसलने के बाद में उनको टेंडन में रप्चर हुआ, वो रखी की रखी रह गई, उनको एक कदम नहीं उठ पाई। देन शी वेंट टू हॉस्पिटल एंड कंसल्टेड टू द सर्जन, एंड द सर्जन एडवाइज सर्जरी इमीडिएटली, रिक्वायरमेंट सर्जरी। बट द लेडी, उसको बिलीव था इन होम्योपैथी,
तो शी कॉल्ड मी कि डॉक्टर राजेश गुप्ता, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव फेल डाउन इन द बाथरूम एंड आई हैव टेंडन फ्रैक्चर, आई हैव आई डन MRI, so doctor advised me go for immediate surgery, but I don't want surgery, please do something for me. तो इट वाज ए चैलेंजिंग केस फॉर मी, और चूंकि वो देखिए ऐसे पद पे थी, मैं आपको क्लियर बताऊं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शुड आई टेक रिस्क और नॉट। पहले मैंने सोचा और मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश की, मैंने नहीं मैम आप तो सर्जरी कराइए, क्योंकि ये केस फ्रैक्चर का है तो कैसे ठीक होगा। बट वो नहीं मानी, बोले नहीं नहीं मैं नहीं कराना चाहती, और मैंने आपके डॉक्टर पारिक साहब से भी बात करी है और उन्होंने एक आध कोई दवाई भी बताई है, और नहीं नहीं मुझे तो आपसे ही कराना है, आप ही करिए आप ही करिए। तो मैंने कहा चलिए मैडम मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैंने उस पर काफी देखा, स्टडी करी होम्योपैथी के बारे में, इंटरनेशनल एक कोई पेपर, रिसर्च पेपर मैंने उस समय उसमें स्टडी किया, और मुझे बहुत अच्छा एक उसमें पेपर मिला। तो मैं आपको बिल्कुल जो सत्य था वही वाली चीजें बताता हूँ। मेडिसिन मैंने उस प्रोटोकॉल को, उस पेपर से मैंने उस प्रोटोकॉल को लिया, उसमें कंफर्म उन्होंने जो पेपर था वो पब्लिश हुआ पेपर था। जब मैंने उसमें देखा तो उन्होंने उसके अंदर 3 दवाइयां उसमें सजेस्ट करी, अर्निका मॉन्टेना, फ्रूटा ग्रेविलेंस एंड रस्टॉक्स। 3 दवाइयां उन्होंने बताया, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल बताया था कि अर्निका आप हाइपोटेंसी से शुरू करिए और फॉलोड बाई रस्टॉक्स 30 एंड रूटा 30। तो मतलब इसमें 3 दवाएं साथ में दी गई, और साथ में उन्होंने बताया उसके अंदर, उस पेपर के अंदर, कि इसमें रस्टॉक्स, रूटा और अर्निका तीनों का लोकल एप्लीकेशन भी इसको मिक्स करके इसको अप्लाई करें, और इसमें गर्म पानी से इसकी सिकाई करें। और उसके लिए बताया परमानेंटली उसमें थोड़ा सा बेड रेस्ट की आवश्यकता थी, पेशेंट को रेस्ट करना है, इसमें ज्यादा चलाबेली नहीं करनी है। उस पेपर के भ्याप पे देखिए मैं आपको मैंने अपने आप को सेव करने के लिए मैंने मैडम को बोला, मैंने मैडम देखिए मैं आपका ट्रीटमेंट करता हूँ, ये दवाइयां मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर से पढ़ी है, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है ये, और ये 100% इसमें कंफर्म है कि ये केसेस इससे ठीक हुए हैं। तो मैं आपको भी भेजता हूँ उसकी कॉपी। मैंने उनको वो कॉपी भेजी, मैडम का रिप्लाई आया, डॉक्टर साहब मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप श्योर हो तो आप तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, और आई एम रेडी टू टेक ट्रीटमेंट प्लीज। मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 1 और 2 महीने में मैडम ने जो बेड रेस्ट में थी चलना फिरना शुरू कर दिया। और जब वो लगभग 5 या 6 महीने में दोबारा से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाने जब गई, देन जिस डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था और जिन्होंने उसको मैडम को ये बोल दिया था कि ये तो एक ऐसा टेंडन मतलब फ्रैक्चर है कि जैसे टेलीफोन का जो रिसीवर है और टेलीफोन से जो कनेक्शन रहता है, तो जो वायर टूट जाता है तो आपको आवाज नहीं आएगी, और वो एक दूसरे से जैसे उसने निकाल के दिखा दिया, बोले इससे अलग हो गया, अब ये जुड़ नहीं सकता। तो वही डॉक्टर ने उनको कहा कि मैडम आपकी सर्जरी इतनी अच्छी हुई है, आप तो बहुत बढ़िया सर्जरी कराई है, आपने कहाँ कराई। तो मैडम भी हंसी अंदर से, और फिर मैडम ने उनको बताया कि डॉक्टर साहब मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है, बल्कि मैंने होम्योपैथी दवाई का उपयोग किया है, और ये केवल होम्योपैथी दवाई के माध्यम से ही ठीक हुआ है। तो मतलब इट वाज मतलब बहुत ही बढ़िया केस था, नाइस केस। और उसके बाद में हमको कई चांसेस मिले, कई पेशेंट्स मिले। तो कई बार इस तरीके के एक्सपीरियंस से मैंने ये आपसे जो बात शेयर की है वो इसलिए की है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोटोकॉल भी काम करते हैं। सिंगल मेडिसिन अपनी जगह काम करती है, लेकिन कई बार प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, और हमारा तो मेन उद्देश्य है हमें पेशेंट को ठीक कैसे करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया टेंडन वाला केस, ऐसे और भी कई केसेस हैं, आगे मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। फुट इंजरी है कई प्रकार की, हील पेन वगैरह है, प्लांटर फेसाइटिस है, बस्ट हील है, और भी कई सारे तरीके के इसमें फुट की इंजरीज भी हैं। तो ये भी बहुत सारी इंजरीज कई तरीके अलग अलग तरीके से है। कई बार जिसको कहते हैं एड़ी की हड्डी बढ़ जाना, कई बार अलग तरीके के प्लांटर वॉट्स हो जाते हैं, कॉर्न्स हो जाते हैं, और कैलस फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो ये अलग अलग तरीके के हैं। तो ये भी फुट इंजरी में मिलते हैं हमें देखने को कई सारे अलग अलग तरीके के। इसके लिए भी जो एड़ी की जो हड्डी बढ़ जाती है, कैलस फॉर्मेशन, होम्योपैथी ही ठीक कर पाती है इन केसेस को। एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये नहीं कहूंगा कि है कि नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि वो दवाइयों से इसको ठीक नहीं कर सकते, दे कैन डू ओनली सर्जरी। लेकिन होम्योपैथी में इस तरीके की बीमारी के लिए बहुत ही एंटी क्रूड है, कैलक्रिया फ्लोर है, रूटा है, और अमोनियम कार्ब है,
बहुत ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, स्टेप्सिगेरिया है, बहुत दवाइयां हैं जो कि काम करती हैं और 100% पेशेंट को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जड़ से बीमारी खत्म करती है, इसी तरीके से खत्म करती है। कई कॉमन इंजरी में होती हैं जैसे बेसल वॉल इंजरी, सॉफ्ट वॉल इंजरीज हैं, बास्केट बॉल इंजरीज हैं, बाईसाइकिलिंग इंजरीज, फुटबॉल इंजरी, गोल्फ इंजरी, जिम्नास्टिक, हॉकी, रनिंग इंजरीज, टेनिस इंजरी, तो अलग अलग तरीके की इंजरीज है। सब में होम्योपैथी बड़ी प्रभावी है, बड़ा ही अच्छा काम करती है। बेसल बेसबॉल इंजरीज इसमें बताया, शोल्डर की इंजरीज जिसके बारे में अपन पहले भी कई इससे पहले बता चुका हूं मैं, कई फ्रोजन शोल्डर्स वगैरह अलग अलग तरीके के हैं, टेंडनाइटिस वगैरह, ये सब शोल्डर इंजरीज में आते हैं। और ये अलग अलग गेम में अलग अलग इंजरीज होती है, थोड़ा सा अपन उस तरीके से फोकस कर रहे हैं। तो जो बेसबॉल इंजरीज में शोल्डर की इंजरीज भी थी, एल्बो वाली जो बताई थी अपन ने, तो वो भी बेसबॉल इंजरीज में आती है। रिस्ट एंड हैंड की हैं, इसमें भी केवल रिस्ट स्प्रेन है, फिंगर्स फ्रैक्चर्स वगैरह, ये सब चीजें। तो ये इस तरीके के जो गेम्स खेलते हैं उनमें इस टाइप की अलग अलग टाइप की, कई बार नी लिगामेंट इंजरी में जैसे पहले डिस्कस किया था, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, ये सब जो है बेसबॉल जो अपन खेलते हैं तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में खिलाड़ी जब खेलता है तो कई बार अलग अलग तरीके की शोल्डर, लो या रिस्ट से संबंधित या नी से संबंधित इंजरीज देखने को मिलती है। बास्केटबॉल की बात करें, बास्केटबॉल में अलग तरीके का पोस्चर रहता है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके की, जैसे टेंडोनाइटिस है, एक्लिस टेंडन है, रोटेटर कफ मसल्स है, क्योंकि बार बार बॉल को फेंकना तो कई बार इसमें स्प्रेन आ जाता है, स्टेन आ जाता है। तो इस तरीके की इंजरीज देखने मिलती है। कई बार एसीएल पीसीएल इंजरीज भी, लगामेंट भी रप्चर होते हैं घुटने के, और मेनिस्कस भी रप्चर होता है रिस्ट की। तो मतलब गेम्स में अलग अलग तरीके के जो अलग अलग गेम है उसमें भी हर तरीके की इंजरीज अलग अलग पार्ट्स पे देखने को मिलती है। साइकिलिंग की बात करें तो साइकिल की इंजरी में भी अलग अलग नी का है, मसल्स का है, इंजरीज के टाइप वही है, मतलब अलग अलग, लेकिन फॉर्म में अलग अलग तरीके से वो शरीर पे इफेक्ट डालती है। फुटबॉल में भी कई इंजरीज अलग अलग तरीके से, फुटबॉल वाले में ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको डी पे ज्यादा स्प्रेन आता है, एंकल जॉइंट भी ट्विस्ट हो जाता है कई बार, तो कई बार गिर जाते हैं तो हेड इंजरीज भी हो जाती है। तो ये अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसी इस तरीके से टेनिस से जो बताया था हमने पिछली उसमें कि टेनिस एल्बो हो जाता है, वर्स्टाइटिस हो जाती है, शोल्डर टेंडनाइटिस भी हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर्स भी हो जाता है इसमें, तो कई बार नी भी रप्चर हो जाता है। तो मैंने बताया ना गेम्स अलग अलग हैं, लेकिन इंजरी कई बार तो इंजरी का टाइप है वो चेंज नहीं होता है, इंजरी अलग अलग पार्ट की उसी तरीके से देखने को मिलती है। रनिंग में भी कई बार एंकल है, ये सब चीजें जो भी इंजरीज है, मतलब रनिंग करने में भी सारी इंजरी आती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिम्नास्टिक में कई बार जो है करते हैं तो उसमें भी बैक इंजरीज है, स्प्रेन्स हैं, हेड नेक होल्डर इंजरीज हैं, कंकशन, ये सब चीजें, नी जॉइंट वगैरह इंजरी। तो मतलब टाइप ऑफ इंजरीज तो लगभग लगभग एक ही प्रकार के रहते हैं, लेकिन गेम्स अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग गेम्स हैं लेकिन इंजरी टाइप भी हैं, तो वो बाकी गेम से भी इंजरी होती है, इस अलग अलग गेम से भी इंजरी होती है, और जिस पार्ट पे होती है वो इंजरी उसी टाइप की होती है, तो उसके लिए मेडिकेशंस भी लगभग लगभग सिम्टोमेटिकली उसी टाइप का ही होता है। जिम्नास्टिक इंजरी का बताया है, गोल्फ इंजरी है जिसमें भी बैक शोल्डर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, एल्बो भी है, रिस्ट जॉइंट्स वगैरह है जैसे। तो इसमें जो मेनली जो फर्क पड़ता है वो गेम किस टाइप का है और किस शरीर का कौन सा पार्ट उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, किस पार्ट पे ओवर फोर्स हो रहा है, किस पार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पेशेंट को स्ट्रेस आ रहा है, नेक पे आ रहा है, बैक पे आ रहा है, कि एंकल पे आ रहा है, कि नी पे आ रहा है। तो जहां ओवर फोर्स यूज हो जाता है, ओवर ट्विस्टिंग हो जाती है, तो उसी पार्ट का इंजरी हो जाती है, और होम्योपैथी में उसके लिए संभव है। क्रिकेट में देखते हैं ज्यादातर तो हैमस्ट्रिंग सिस्टम ज्यादा देखने को मिलते हैं, और क्रिकेट में चूंकि बार बार वो नीचे झुकना होता है तो लो बैक पेन की शिकायत भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। साइड स्ट्रेन भी होता है, शोल्डर पेन भी हो सकता है, एंड एंकल में भी स्प्रेन हो जाता है। ये क्रिकेट के संबंधित इंजरी, आजकल क्रिकेट ज्यादा फेमस गेम है तो इसमें इस तरीके की इंजरी। हॉकी में भी ज्यादातर आप देखेंगे बार बार मुड़ने से ये कई बार नी की इंजरीज होती हैं, इसमें भी वही लगामेंट स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं,
एंकल में भी स्प्रेन वगैरह आ सकते हैं, तो ये भी लगभग लगभग उसी टाइप से। प्रिवेंटिंग इंजरी, कैसे उसको रोक सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इंजरी सारी एक प्रकार की होगी, लेकिन अब इसको अपन किस तरीके से इसको अपन रोक सकते हैं, इंजरीज को क्या अपन को सावधानी रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें अपन सबसे पहली जरूरी चीज है, डोंट बेंड योर नीज मोर देन हाफ वे व्हेन डूइंग नी बेंड्स। कोशिश करिए ज्यादा एकदम से घुटना बेंड ना करें, जितनी जरूरत है उतना ही करें। ज्यादा उसको ट्विस्ट ना करें नी को, जब भी आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उतना ही जरूरत है उतना ही करें। और जब भी आप जंपिंग वगैरह कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें, उसी तरीके से उतना ही जंप करना है, ज्यादा उसको बेंड नहीं करना है। एंड डू वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर यू प्ले एनी स्पोर्ट। मतलब ये जरूरी चीज है कि जब अपन किसी भी स्पोर्ट्स को, किसी भी गेम को खेलने के लिए अगर अपन जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके लिए एक्सरसाइज करना है, वार्मिंग एक्सरसाइज जरूरी है। उसके बाद ही हम कोई भी गेम को स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि फिर अपने को उतनी इजी आप इंजरी से प्रभावित नहीं होंगे। एंड ऑलवेज स्ट्रेच बिफोर यू प्ले और एक्सरसाइज, हमेशा हमें स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, वार्मिंग एंड स्ट्रेचिंग। चाहे अपन किसी भी गेम को करने जा रहे हैं, चाहे अपन स्विमिंग करने जा रहे हैं, चाहे अपन रनिंग करने जा रहे हैं, चाहे अपन क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, चाहे अपन टेनिस खेलने जा रहे हैं, कुछ भी, चाहे आप योगा करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे अपन को वार्म अप होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, नसों में ताकत आ जाती है, तो फिर आप इजीली उस खेल को खेल सकते हैं। और मसल्स को भी स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें, जितना वर्क करना है उतना ही वर्क करें, ओवर वर्क नहीं करें, ओवर ज्यादा नहीं करें। जब भी कोई ज्यादा थकान होती है उसके बाद में हमेशा थोड़ा सा रेस्ट जरूर करें। जो भी हम शूज वगैरह पहनते हैं वो हमेशा ध्यान रखें, प्रॉपर फिटिंग का होना चाहिए, प्रॉपर शूज होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए। ये नहीं कि अपन ने ऑफिस वाले शूज पहन के वहां पर खेलने चल दिए, तो कहीं ना कहीं आप हील वाले शूज पहनने चल दिए तो आप कहीं ना कहीं इंजरी का शिकार हो सकते हैं। तो हमेशा ये सब चीजों का ध्यान रखें। हमेशा जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो हमेशा ध्यान रख के करें, उतना ही करें जितनी जरूरत है। और हमेशा जो भी जगह जहां पर एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो उसमें देखिए कहीं वो कंक्रीट वगैरह की इस तरीके की फ्लोर नहीं होनी चाहिए, हमेशा सॉफ्ट और इस तरीके का होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, कई बार लोग गलती करते हैं कि जैसे पूरे उन्होंने 7 दिन कुछ नहीं किया और पता पड़ा कि पूरे 7 दिन की एक्सरसाइज हम एक ही दिन में कर डालेंगे, तो इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। जब ओवर एक्सरसाइज या ओवर वर्क अपन करते हैं तो कहीं ना कहीं अपन बीमारी का शिकार हो सकते हैं। Learn to do your sports right. Use proper form to reduce your risk of overuse injuries. And use safety gear. Know your body limits. Build up your exercise level gradually. मतलब हमेशा धीमे 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 करके अपनी स्टेमिना को बढ़ाएं। ओवर एक्सरसाइज ना करें, एक दिन में ही हम सारा काम कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए हमेशा हमें मानसिक रूप से ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो काम है वो धीरे धीरे, एक सीढ़ी के बाद ही दूसरी सीढ़ी को चढ़े। एकदम से ऐसा नहीं कि भाई आपने कहा नहीं मैं तो सीधी 10वीं सीढ़ी को पहुंचूंगा, तो कहीं ना कहीं आप इंजरी के शिकार हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें उसी तरीके से अपना ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो अपना हमेशा अपना कार्डियक जो भी एक्सरसाइज है, सब चीजें मतलब अपनी कितना बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, सब चीजें एक बार देखने के हिसाब से हमारी बॉडी कितना काम कर सकती है, हमें उसी हिसाब से ही आगे का काम करना चाहिए। बच्चों पे कभी ओवरलोड नहीं डालें, उनकी स्किल्स जितनी है उसके हिसाब से ही उनसे काम कराएं। उनका जो गेम में मन है, जितना खेलना चाहते हैं उनके हिसाब से ही मैच करें उस गेम को। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती, नहीं तुम तो बच्चे को स्टेमिना है नहीं, हो आप कहते हो नहीं तुम तो 10 फीट से कूद जाओ स्विमिंग के लिए, तो वो उसके लिए मेंटल रूप से भी नेगेटिव जाएगा और फिजिकल भी उसको चोट लगेगी सब। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो जिसकी कैपेसिटी है अपन को उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। और कोई भी गेम खेलने के पहले, कोई भी अगर चिल्ड्रन बच्चे या कोई भी है, हमेशा उनका एक
एग्जामिनेशन जरूर करें इनका बॉडी लाइक है या नहीं है, और उसका एग्जामिनेशन जरूर करें, देखें, उसके बाद ही उसको खेलने की सलाह दें। ये देखें अगर जैसे कोई भी गेम है उससे रिलेटेड जो भी पार्ट उसमें यूज होता है, देखें कहीं कोई इंजर तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, पहले से कोई इंजरी तो नहीं है, तो हमेशा उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। जहां जरूरत पड़े वहां डॉक्टर की सलाह लें, जरूरत पड़े वहां मेडिसिन लें, बहुत जरूरी बात है। दूसरा मैंने जैसे बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह ये तो है ही, इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो भी गेम्स वगैरह हम खेलने जा रहे हैं तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, है ना, सारी चीजें पहले नोटिस में लेके आए कि भाई इसका क्या नियम है, कैसे खेलना है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से यदि आप काम करते हैं तो हमें इंजरी होने की संभावना कम से कम रहती है। तो हमेशा एक माइंड मेकअप करके चलें कौन से गेम में क्या तैयारी से चलना है, तो आपको हो सकता है खेलने में अच्छा लगेगा। पता पड़ा कि हम ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर टायर्ड हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं गेम खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमेशा लेकिन खेलने के पहले वार्मिंग जरूरी है, और खेलने के बाद में हमेशा रेस्ट बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं मेंटल भी और फिजिकल किसी भी तरीके की इंजरी का आप शिकार हो सकते हैं। जितनी सारी इंजरीज के बारे में हमने चर्चा करी, अगर हम इसके लिए बात करते हैं कि अपन जैसे अगर कोई भी इंजरी हमें किसी भी गेम में अगर होती है तो सबसे जरूरी चीज है जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या अच्छे डॉक्टर्स तो एडवाइज करते हैं, वही सेम चीज होम्योपैथी वाला डॉक्टर भी एडवाइज करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो सेम ही होती हैं, लेकिन जो अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन अलग हो सकती हैं, लेकिन सारी चीजें अलग है। तो कोई भी इसमें ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले प्रोटेक्शन, जैसे मैंने बताया क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके चले हमेशा अपने आप को। रेस्ट बहुत जरूरी है, अगर कोई चोट लगती है तो उस पर आइस, उसको कंप्रेशन एलिवेशन मैंने बताया था आपको राइस, और आगे फिजियोथेरेपी वगैरह के माध्यम से मोबिलाइजेशन है, रिहेबिलिटेशन है। अगर ज्यादा कहीं कोई डैमेज है तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं हम तो इसको होम्योपैथी से अकेले से ठीक कर लेंगे। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप रोड पर जा रहे हैं, आपको सडन हेड इंजरी हो जाती है और सीवियर इंजरी है, तो उस समय हमको ये नहीं सोचना है कि अरे नहीं हम तो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और हम तो सब कुछ कर देंगे, हम तो अर्ने का अकेले दे देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ना डॉक्टर एनीमैन ने कहा है, ना हमारी होम्योपैथी ने कभी ऐसा कहा है। जहाँ सर्जरी की नीड है वहां सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन हम उसमें इतना हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को, जैसे अगर उस समय सर्जरी लगी और यदि हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो हम उसको एक तो बूंद अर्निका की भी जो भी पोटेंसी से तय करते हैं उस समय अगर अपन डाल देते हैं तो पेशेंट आईसीयू में जाते जाते अगर जैसे उसको कोई क्लॉटिंग होने की संभावना है, हिमेटोमा बनने की संभावना है, कंकशन बनने की संभावना है, तो वो संभावनाएं उसकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमने कहा उसके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो ये हेल्प हम उसकी कर सकते हैं, वो साथ में कर दें। लेकिन अगर हेड इंजरी है, ज्यादा सीवियर इंजरी है, तो उसको हमें हमेशा सीधे हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाना चाहिए और उसको एडवाइस करना चाहिए कि भाई आप इधर ही रहो, साथ में हम आपकी जो हेल्प कर सकते हैं वो हम आपकी करें। अब बात आती है कि अगर कोई भी इंजरीज होती है तो होम्योपैथी में क्या अपने पास ट्रीटमेंट इसके लिए पॉसिबल है। होम्योपैथी में कई तरीके की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो कि हीलिंग में काम आती हैं, स्प्लिंस में, फ्रैक्चर्स में, कट्स में, एंड जो भी वर्सेस होते हैं उसमें। तो बहुत अच्छी दवाइयां हैं। द एडवांटेज दैट ए होम्योपैथिक रेमेडी हैज ओवर ट्रेडिशनल मेडिकेशन इज द एब्सेंस ऑफ बोथ साइड इफेक्ट्स एंड द डेंजर ऑफ बैंड सब्सटेंस। होम्योपैथी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही इफेक्टिव दवाइयां हैं, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बड़ी अच्छी दवाइयां होती हैं, एडिक्शंस नहीं होता दवाइयों का किसी भी प्रकार का। तो होम्योपैथी एक अच्छी दवाई है। दूसरा एक और बात है कि होम्योपैथी
इंजरीज, फिजिकल इंजरीज को ठीक करने के साथ साथ कई बार किसी भी खिलाड़ी को कोई अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कहीं ऐसी कोई हिस्ट्री है कि मतलब उसको लेके वो डिप्रेशन में है, परेशान है, तो उस स्थिति में भी होम्योपैथी दवाइयां उसको हेल्प करके और उसको ठीक कर सकती है। ऐसे कई केसेस हमारे सामने आते हैं देखने को कि फिजिकल नहीं है लेकिन उसको मेंटल इंजरी है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे वो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप अच्छी है, किसी के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन किसी कारण से डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसकी वजह से भी उनके कई बार गेम खराब होते हैं। तो उस स्थिति में भी कई बार लोग आते हैं, तो उस स्थिति में भी होम्योपैथी दवाई का उपयोग बहुत अच्छा उनके लिए काम करता है। अपन उसको उस तरीके से भी ट्रीट करते हैं। क्योंकि होम्योपैथी जो दवाइयां हैं वो केवल डिसीज को ही नहीं बल्कि उसके कारणों को भी ठीक करती है, केवल सिम्टम्स को ही ठीक नहीं करती। पूरी शरीर पे, उसके होल बॉडी, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों चीजों पर काम करती है। तो अपन उसका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कलेक्ट करके तब उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो वही चीज मैंने आपको बताई, तो इसलिए हम होम्योपैथी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। बात आती है कौन कौन सी जो मेन दवाइयां हैं जो कि इंजरी में होम्योपैथी में जो मेनली एक टूल का काम करती है। तो सबसे पहली दवाई आती है जिसको आप नहीं भूल सकते, अर्निका मोंटेना। हम लोग सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इट इज ए ग्रेट मस्कुलर टोनिक, इट रिलीव्स सोरनेस आफ्टर ओवर एक्सर्शन एंड रिलीव्स स्प्लेन्स, स्टेन्स एंड वर्सेस। इवन देन एक और मैं आपको बताता हूँ अर्निका के बारे में जो बिल्कुल प्रैक्टिकल्स तब है। अगर कोई भी खिलाड़ी कहीं भी फील्ड में जा रहा है, गेम खेलने जा रहा है, और उस समय वो महसूस करता है कि मेरे को तो पूरे शरीर टूट रहा है, मसल्स में पेन है, या मैं थोड़ा सा भी खेलता हूं तो मुझे दर्द महसूस होता है, आप एक बार उसको एक डोज अर्निका देके और भेजिए, उसको आराम आएगा। अगर कोई खिलाड़ी जाने के पहले घबराता है, एंजाइटी फील करता है, बैटिंग के लिए जा रहा है, पहले से ही घबरा रहा है, एंजाइटी हो रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिए, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स पर काम करती है। जेल्समियम दीजिए, काम करेगी, दौड़ के जाएगा खिलाड़ी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा, फियर खत्म हो जाएगा। तो होम्योपैथी में तो बहुत क्लासिकल दवाइयां हैं। बात करते हैं सिम्टाइम सिम्फाइटिम। सिम्फाइटिम बहुत अच्छी दवाई है जहां बोन की इंजरी होती है, कार्टिलेज की इंजरी होती है, कहीं भी कोई हड्डी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए इसको कहते हैं हड्डी जोड़ने की दवाई। और इस सिम्फाइटिम जो मेडिसिन है, मैंने कई बड़े बड़े जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको मैंने अपनी क्लिनिक्स में, अपने ऑपरेशंस में करने के बाद इस दवाई का उपयोग करते हुए देखा। कई बार मैंने उसके प्रिस्क्रिप्शन पे देखा है, वो लोग इसको लिख के देते हैं, क्यों? उनको मालूम है सिम्पाइटम हड्डी जोड़ने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद हाइपरिकम एक दवाई है जो कि बहुत अच्छी इंजरी की दवाई है, स्पेशली जो नर्व इंजरी में इसका ज्यादा रोल है, नर्व इंजरी बहुत काम करती है। और कई फिंगर्स में, टो में, नेल्स में इंजरी होती है, कहीं क्रश हो जाती है, तो उसमें भी हाइपेरिकम भी, कहीं जैसे कोई उंगली दब गई, क्रश हो गई, उसमें भी हाइपेरिकम का ही बहुत अच्छा रोल है। और पुरानी से पुरानी कभी कोई नर्व्स की इंजरी है तो भी, कहीं स्पाइनल कॉर्ड, बैक पेन में कई बार आपने को डिस्क प्रॉब्लम्स होती है, और उसका जो अपन एमआरआई की रिपोर्ट कराते हैं तो जहाँ कंप्रेशन होता है और जो नर्व्स का डिजनरेशन जहाँ स्टार्ट हो जाता है ना, हाइपेरिकम इज द बेस्ट रेमेडी। आप हाइपेरिकम से शुरू करिए, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रूटा, रूटा बहुत अच्छी दवा है, मैंने आपको बताया था अभी कि इस टेंडन्स का, एक्लेस टेंडन्स रप्चर्स, फ्रैक्चर्स, बहुत अच्छी दवाई है रूटा। रूटा को भी हम इस तरीके से प्लांटर बॉट्स में यूज करते हैं, एडी की हड्डी बढ़ जाती है कैल्किनस, उसमें बहुत अच्छा रूटा का उपयोग है।
पुरानी से पुरानी इंजरी के बाद कई बार साइड का पेन शुरू होते हैं, उल्टा काम करती है। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन उनकी क्वालिटी उनके नेचर के हिसाब से और उनकी दवाइयाँ तय की जाती है। बेरेटा कार भी है, बहुत अच्छी दवाई है। एस्कुलस है, बहुत अच्छी दवाई इंजरी की, कई बार स्पाइन्स में, बैक पेन में, शोल्डर में, मतलब बहुत अच्छी। इसका बैक पेन में बहुत अच्छा रोल है एस्कुलस का। रस्टॉक्स, जिसको भूल नहीं सकते कभी हम, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, मसल्स की इंजरी, मसल्स स्प्लिन में बहुत अच्छी। मतलब रस्टॉक्स तो हर तरीके से जॉइंट्स पेन में, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, इसकी भी अपनी मॉडलिटीज है। अगर यहाँ इसकी मॉडलिटीज मिलती हैं इनको, और अगर सिलेक्शन इसका सही है, तो रस्टॉक्स आपकी बहुत तरीके की इंजरीज को ठीक करने में काफी सहायक होती है। अर्थराइटिस, सबलूटेड पेन इंजरीज में भी बहुत अच्छा इसका रोल है। बेरेटाम्यूर है, बेलिस्पर है, ब्रेनियलबम है, टेल्क्रिकम। All the medicine is depend on the symptoms. On behalf of the symptoms, we can select remedy. हर पर्सन की, हर व्यक्ति की, हर डिजीज में अलग अलग दवाई है। तो इसलिए हम ग्रुप ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पेशेंट का सिम्टम्स होगा, लेकिन उसके सिलेक्शन में उसके हिसाब से ही हम दवा दे सकते हैं। एक दवाई हम हर किसी पेशेंट को नहीं दे सकते। कैलक्रिया फॉस है, हड्डी जोड़ने के काम में आती है, बहुत अच्छी दवाई है। जॉइंट्स में पेन है, स्टिफनेस है, अच्छा काम करती है। सीबीसी फ्यूगा है, जहाँ पेशेंट कहता है मुझे गर्दन में दर्द है, मुझे हाथ पैरों में दर्द है, मुझे पेन इन हियर एंड पेन इज देयर, मतलब इस तरीके का पूरा स्टिफनेस बॉडी। और फीमेल्स में तो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उसमें कई सारे और भी सिम्टम्स होते हैं। यहाँ तो अपन ने थोड़ा सा इंजरी से संबंधित ही सिम्टम्स को कवर किया है, लेकिन बहुत अच्छी दवाई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत अच्छी दवाई है। एक आध केस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। एक केस जो अपने यही है, हमारे जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का था, 21 साल का एक पेशेंट था, स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर था। तो उसको घुटने की इंजरी थी, और वो उसे सफर कर रहा था, और उसको लेके वो हमारे पास आया, और उसने कंप्लेंट बताई कि मुझे ऐसे ऐसे घुटने में दिक्कत हुई है, और इसकी वजह से ये परेशानी मेरे को आ रही है। और जब भी वो खेल रहा था, उसने बताया कि एकदम से इसमें से आवाज आई कड़की, और मतलब मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उसने बताया मुझे तब से ज्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है नी जॉइंट में, और मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन कराई थी, तो एसीएल मतलब एंट्रीक्रूसिट लिगामेंट फ्रैक्चर था। दर्द काफी परेशान कर रहा था, और उसको ये सारी चीजें बताई। रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, पेन को कम करने के लिए, लेकिन उसको कोई प्रॉपर आराम नहीं था। अब हमने उसको स्टार्ट किया, चूंकि वो एकदम से इंजरी हुई, उसको आवाज आई, तो अर्निका से हमने उसको स्टार्ट किया। और जब उसने, पेशेंट ने हमें 3 हफ्ते के बाद बताया, तो उसमें काफी अच्छे चेंजेस थे उसके अंदर, स्वेलिंग वगैरह में काफी आराम मिल गया था, और उसको हमने प्लेसिबो से फॉलो किया, और पेशेंट को अच्छा उसमें रिलीफ मिला। देन पेशेंट ने बताया आफ्टर वीक विद पेन इन नी जॉइंट, मतलब उसको दर्द थोड़ा सा फिर दोबारा से हुआ। देन फिर मॉडलिटीज उसकी दी गई कि पेन जिसको बढ़ रहा था, तो उसने बताया मॉडलिटीज में एग्रावेशन ऑन स्टार्टिंग टू वॉक एंड एमोल्यूशन आफ्टर कंटिन्यूस मूवमेंट, मतलब ज्यादा चलने से आराम मिल रहा था, लेकिन जब जैसे वो मूव करता है, तो मतलब स्टॉक का इंडिकेशन था उसके अंदर। तो स्टॉक से हमने स्टार्ट किया, और काफी अच्छे स्टॉक्स ने देखने को मिले, उसको काफी आराम मिला उसके स्टॉक से। साथ में प्लेसिबो चलाई साथ में, और ये पेशेंट स्टॉक से ठीक हो गया। ये उसी कॉलेज का पेशेंट है, एकदम ठीक है। एक दूसरा केस और पर डिस्कस करते हैं। एक 20 साल का मेल पेशेंट था, स्टेट लेवल हैंडबॉल प्लेयर था ये, 6 साल से। और इसने जो डायग्नोस केस था इसका, वो कंकशन का था। पेशेंट हैड
एक प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड हेड इंजरी, मतलब उसको बार बार सिर में चोट की हिस्ट्री थी। एंड पेशेंट फेल्ट heaviness in the head, headache, dizziness, was unable to concentrate his mind, was unable to remember things, was confused, and he was unable to do his daily course. The patient was very sad and depressed and did not interact much with his family members as he used to earlier. मतलब इसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसा गुमसुम सा रहने लग गया था, क्योंकि उसको बार बार परेशानी हो रही थी, तो वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाता. And he did not speak much and did not like to be spoken to. The patient was so depressed that he occasionally had suicidal thoughts also. The patient was given a dose of natrum sulfuricum 200 because the history of repeated injury, again and again, head injury. The remedy selected was natrum sulfuricum. It is a very good remedy for old case of head injury. The patient reported after a week, he reported that he was feeling much better. The patient was now able to do his daily course properly. His memory had also improved. He stayed conversing with the हेलो family हाँ members. Clear? हो गया हेलो हाँ मैडम, बस 1 सेकंड का ही है. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. हाँ 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 यस यस सर, हमारा टाइम हाँ, नहीं हो एक्चुअली गया, से बस खत्म 1 हो महीने के गया बाद है. में ये पेशेंट ठीक हो गया. लास्ट केस नेटम सल्फ से, मतलब ये वाला केस पूरा ठीक हो गया. ये ऑल द प्लेयर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज टोटली. चला के कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, जाइए ना. हाँ थैंक यू सर, एक्चुअली हमारा टाइम थैंक ही यू मैडम. ओवर हो गया, हाँ नहीं, तो अब कोई हम नहीं आगे मैडम, कंटिन्यू. इट्स ओके. मैंने कोशिश की इसको टाइम के अंदर खत्म करने की. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सर. आपने जितना भी थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे क्लासिकल हो, हर चीज को आपने सब कुछ इन्वॉल्व करते हुए बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा. ऐसे ही सर आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू. अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है. सो अब यह मंच में ठीक है मैडम. यस यस, नाउ डॉक्टर ओवर टू यू. हाँ थैंक यू सर. yes, yeah, yes, sir. Thank you, ma'am.